हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज की क्लास में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लास्ट रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, चाइल्ड बियरिंग, वुमेन हेल्थ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ट्विंस और टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में डिस्कस करेंगे। जबकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास के फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो अगर हम बात करें मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर गर्भ निरोध के तरीकों का, तो ये क्या होते हैं? ऐसे मेथड होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ ऐसी प्राकृतिक विधियां या फिर आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर प्रिवेंट किया जा सकता है। साथ में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो पॉपुलेशन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन आ जाती है, जैसे कि नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया, हार्मोनल मेथड हो गया, और साथ में कुछ परमानेंट मेथड आ जाते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल मेथड, जिसको हम प्राकृतिक विधियां और गर्भ निरोधक या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं। अब जो प्राकृतिक मेथड होता है, ये ऐसा मेथड होता है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस या फिर कोई भी ड्रग या मेडिसिन यूज नहीं होती। फॉर एग्जांपल के लिए इसका जो पहला टाइप है वो है पीरियोडिक एब्सेंटिज्म। अब पीरियोडिक एब्सेंटिज्म की बात करें तो पीरियोडिक एब्सेंटिज्म में क्या होगा कि हम क्या करते हैं, जो भी फीमेल का जो फर्टाइल पीरियड होगा या फिर ओव्यूलेशन का टाइम होगा, उस टाइम पे जो इंटरकोर्स होगा उसको अवॉइड करते हैं, जिससे क्या होगा, ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह वर्क करेगा, यानी कि प्रेगनेंसी की जो संभावना है उसको कम करने का काम करेगा। और मेनली जो ये पीरियड होता है, यानी कि कपल क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे कोई टच ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड 10 से 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद का 10 से 17 दिन का होगा, वो क्या होता है, मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। और उस टाइम पे जो कपल्स होते हैं वो इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी को कंट्रोल या फिर उससे बचाव किया जा सकता है। दूसरा मेथड है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या करते हैं, जब इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद जो इजैकुलेशन होगा, इजैकुलेशन से पहले ही क्या करेंगे, पेनिस को विड्रॉ कर देते हैं, जिसके कारण जो भी सीमन होगा वो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें एंटर नहीं करेगा, और ये भी क्या करेगा, एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करेगा। थर्ड होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। अगर लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करें तो बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हुई है जिन्होंने बोला है कि अगर मदर बेबी के डिलीवरी होने के बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये भी एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करता है, और मदर को लेस चांस हो जाते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए 6 मंथ तक के पीरियड में। तो अगर मदर क्या करिए, बेबी को कॉन्टिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे तो उस टाइम के लिए भी वो एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैलेंडर मेथड, जिसको हम पीरियोडिक मेथड भी बोला, जब फीमेल को मेंसेस हुए, मेंसेस के बाद से 10 से 14 डेज वाला पीरियड क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स को प्रिवेंट किया जाए तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर कॉइटस इरप्शन हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उसके बाद जैसे ही सीमन विड्रॉ होने वाला होगा तो उस टाइम पे क्या करना है, पेनिस को भी विड्रॉ कर देना है, जिसके कारण जो भी सीमन है या फिर स्पर्म है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर ना कर पाए। फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया हो गया कि अगर मदर ब्रेस्ट फीड करवाएगी तो उस टाइम पे भी क्या होगा, वो एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह वर्क करेगा। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है बैरियर मेथड, जिसको हम अवरोध विद्या भी बोलते हैं। अब ये मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम जो स्पर्म है वो एग के पास, यानी कि फीमेल का जो एग है उसके पास ना पहुंच पाए, उसके लिए हम एक एज अ बैरियर डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि कॉन्डम हो गया, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गए, या फिर स्पॉन्ज हो गया। अब कॉन्डम की बात करें तो ये क्या होता है, एक रबर शीट होते हैं जिसको मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, और ये भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गई, मेनली सिर्फ फीमेल्स के लिए ही होते हैं। जो डायफ्राम हो गया और जो सर्वाइकल कैप्स होती है वो सिर्फ फीमेल के लिए ही होते हैं। फीमेल क्या करेगी, इन डायफ्राम को, डायफ्राम क्या होता है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको फीमेल अपनी वजाइना में इंसर्ट कर लेते हैं, और जिससे क्या होगा, जो सर्विक्स होता है वो कवर हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के चांसेस प्रिवेंट हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, डायफ्राम है जो कि क्या, एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, फिर सर्वाइकल कैप है, और ये स्पॉन्ज है जो कि फीमेल के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव। नेक्स्ट मेथड है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको आईयूडी भी बोलते हैं। अब ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होती है, हम बोल सकते हैं ये एक ऐसी मेडिकेटेड या फिर नॉन मेडिटेटेड भी हो सकती है, साथ में हार्मोनल भी हो सकती है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिनको यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है, और ये क्या करते हैं, जब जैसे ही स्पर्म आएगा स्पर्म को किल कर देते हैं,
ठीक है। तो ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह ही वर्क करते हैं, जिसमें नॉन मेडिटेटेड जैसे कि लाइपस लूप हो गया, कॉपर टी आ गई जो कॉपर रिलीज करता है, और वो कॉपर क्या करता है, स्पर्म को किल करने का काम करेगा, जिसमें QT7 और साथ में कुछ हार्मोनल रिलीज जैसे कि LNG20। अब ये क्या होता है, एक तो इसका जो यूज है या फिर हम बोल सकते हैं इसके एडवांटेज क्या है, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। कॉपर टी क्या है, हम 10 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, यानी कि आप एक सिंगल कॉपर टी का यूज 1 ईयर से लेकर 10 ईयर तक कर सकते हो, और जब आपको प्रेगनेंसी या फिर कंसीव करना होगा उस टाइम पे आप इसको कभी भी रिमूव करवा सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनके यूज से यूट्राइन ब्लीडिंग और क्रैम्प जैसी जो समस्या है वो आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, कॉपर टी, और कॉपर टी को क्या करते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है या फिर यूट्रस है वहां पे इंसर्ट कर देते हैं, और इंसर्ट करने के बाद जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी तो ये कॉपर के कांटेक्ट में आएगा और कॉपर क्या करेगा, उस स्पर्म को किल कर देगा और कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करेगा। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो ये पिल्स होती है जो कि ओरली ली जाएगी, तभी हमने इसको बोला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कुछ ऐसे हार्मोन की बनी होती है जो कि क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं या फिर प्रिवेंट करने का काम करते हैं, और ये मेनली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। इन कॉन्ट्रासेप्टिव में या तो एस्ट्रोजन होगा या प्रोजेस्टेरॉन या फिर कॉम्बिनेशन में दोनों भी देखने को मिल सकते हैं, और ये क्या करता है, जो ओव्यूलेशन है उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एंडोमीट्रियम है उसकी परत को बदल देता है, जिसके कारण एग वहां पर आकर फर्टिलाइज ना हो पाए। और इसके एग्जाम्पल क्या है, माला डी हो गया, माला एन हो गया, या फिर मेरी सहेली, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जितने भी CACs हो गए, PAC हो गए, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट मेथड है इम्प्लांट एंड इंजेक्शन। कुछ इंजेक्शंस हो गए, ठीक है, या फिर कुछ इम्प्लांट्स हो गए, उनको भी एज अ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह यूज किया जाता है। ये भी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई स्किन पैच हो गया, जैसे पैच को स्किन में लगा दिया, या फिर कोई इंजेक्शन हो गया जिसको इंट्रामस्कुलर लगा दिया, और वो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह वर्क करते हैं, लेकिन ये लेस कॉमन यूज किए जाते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड, जिसको हम परमानेंट मेथड या फिर स्टेरिलाइजेशन या सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं, जिसमें दो मेथड आते हैं। पहला है वेसिक्टमी और दूसरा है ट्यूबेक्टमी। वेसिक्टमी की बात करें तो ये क्या है, पुरुष में यूज किया जाता है, जिसको पुरुष नसबंदी भी बोलते हैं, और ट्यूबेक्टमी की बात करें तो महिला नसबंदी। वेसिक्टमी में क्या करते हैं, जो वास डेफरेंस है उनको कट करके लाइगेट कर देते हैं, और ट्यूबेक्टमी की बात करें तो इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर सकता है। और अगर हम परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें वेसिक्टमी और ट्यूबेक्टमी की, तो ये क्या एक परमानेंट मेथड है और मोस्ट इफेक्टिव मेथड भी है। इसके बाद कोई भी चांसेस या फिर इसके कोई भी फेलियर के चांसेस नहीं होते। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट कर दिया और यहाँ पे जो वास डेफरेंस है उनको लाइगेट कर दिया, कट किया, और उसके बाद उन दोनों को बांध दिया, जिससे क्या होगा, सीमेन की एंट्री ना हो पाए और यहाँ पे एग की एंट्री या फिर एग आगे ट्रेवल ना कर पाए। तो ये क्या थे, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्ड बेयरिंग एज एंड वुमेन हेल्थ, यानी कि प्रजनन आयु और महिला का स्वास्थ्य। अब अगर हम चाइल्ड बेयरिंग एज या फिर प्रजनन की आयु की बात करें तो ये क्या होता है, हर एक वुमेन की अपनी एक बायोलॉजिकल कैपेसिटी होती है या फिर कैपेबिलिटी होती है कि वो कंसीव करे या बेबी को बेयर करे, और जनरली ये जो एज होती है ये 15 से 49 इयर्स होती है। स्टैंडर्ड एज की बात करें तो 15 से 49, इसके बाद कोई भी वुमेन फर्टाइल नहीं रहती है। लेकिन अगर हम मोस्ट फर्टाइल की बात करें तो ये 18 से 35 की एज तक ही होगा, यानी कि अगर कोई फीमेल है वो अगर हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहे तो वो कितनी होगी, 18 से 35, कहीं कहीं 32 से 35 भी देखने को मिल सकता है आपको। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिमल चाइल्ड बेयरिंग एज की, उचित प्रजनन का महत्व क्या है। अब देखो, अगर मदर की एज क्या है, अप्रोप्रिएट है कंसेप्शन के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए 18 या फिर 20 से 30 या फिर 35 ईयर तक है, तो क्या है वो आइडल एज है उसके लिए। इस टाइम पे अगर वो कंसीव करेगी तो जो उसका बेबी होगा वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा, साथ में जो मेटरनल कॉम्प्लिकेशन हो गया या फिर बच्चों की कोई जटिलताओं की संभावनाएं होगी, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो गए, उनके रिस्क भी कम हो जाते हैं। साथ में इस एज में क्या है, जो विमेन होते हैं उसका जो शरीर फिजिकली और इमोशनली परिपक्व होता है, तैयार होता है कंसेप्शन के लिए, और इस टाइम पे प्रजनन की जो क्षमता होती है वो भी अधिक होती है, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जब प्रेजेंट होगी तभी हेल्दी बेबी बोर्न होगा। तो ये सब चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब अगर हम वुमेन हेल्थ की बात करें तो उसको बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव या फिर कुछ पहले किए, जो कि इस प्रकार से
आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया, जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम लाया, आरसीएच प्रोग्राम लॉन्च किया, साथ में आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड करने लग गए। फिर उसके बाद लास्ट क्या किया, इन्होंने फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्रोवाइड करी। अब अगर हम जननी सुरक्षा योजना की बात करें तो ये एनआरएचएम यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2005 में शुरू हुआ था और इनका मेन जो उद्देश्य था वो था सेफ मदरहुड, यानी कि इनका मेन उद्देश्य क्या था कि जो मैटरनल और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है, उनको कम करना, माता और नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है उसको कम करना। और इन्होंने क्या किया, जो जननी सुरक्षा योजना थी, इन्होंने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया, यानी कि इन्होंने क्या किया, जो हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी है उनको प्रमोट करवाया। इन्होंने होम डिलीवरी को खत्म कर सारी जो भी डिलीवरी का प्रोसेस होगा वो हॉस्पिटल में होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो किसने इनिशिएट दिया, जननी सुरक्षा योजना ने। और साथ में इन्होंने क्या किया, उन चीजों को प्रमोट करने के लिए जो भी फीमेल अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाते तो उसको कुछ प्रसव के बाद नगद सहायता मिलने लगी, उसको लाने ले जाने की सुविधा मिलने लगी, साथ में जितने भी टेस्ट होने थे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए। और अगर बच्चे का वजन 3 किलो से ज्यादा होता है तो भी क्या है, उसको कुछ नगद सहायता दी जाने लगी, जिससे क्या हुआ, जो हमारी इंडिया की फीमेल है वो अट्रैक्ट हुई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम आरसीएच प्रोग्राम की बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है। जो आरसीएच प्रोग्राम है ये हमारा एनएचएम के अंतर्गत ही आया, यानी कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसी के अंदर हमारा एक कंपोनेंट है आरसीएच प्रोग्राम, जिसको हमने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम बोला। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, एक तो परिवार नियोजन, यानी कि जो मदर्स है या फिर फैमिली है वो बच्चों के बीच में गैप रखें, परिवार को सीमित रखें, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें, साथ में मदर का स्वास्थ्य अच्छा हो। अगर मदर हेल्दी होगी तभी क्या होगा, आगे जाके उसका बेबी हेल्दी होगा और उसका परिवार अच्छा होगा। फिर इन्होंने टीकाकरण पे भी फोकस किया, यानी कि जो इम्यूनाइजेशन चल रहा था, हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो हो रहा था, उनको भी प्रमोट किया और उन्होंने बोला कि 100% कवरेज होनी चाहिए इम्यूनाइजेशन की, जिससे जितनी भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है उनको प्रिवेंट कर सके। और लास्ट इनका मुख्य उद्देश्य था जो नवजात शिशु है उनकी देखभाल करना, जिससे उनकी मृत्यु दर को कम की जा सके। उसके बाद इन्होंने गर्भावस्था के पूर्व और पश्चात, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद का जितनी भी देखभाल है वो करवाई। साथ में जो प्रसव है यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है सेफ, उनको प्रमोट कराया। और साथ में इन्होंने जो किशोर है या फिर अडोलेसेंट गर्ल्स के हेल्थ पर को भी प्रमोट किया। उसके बाद नेक्स्ट था आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने देखा कि जो हमारे एडोलेसेंट गर्ल्स है वो हेल्दी नहीं है, उनको एनीमिया, हर सेकंड जो एडोलेसेंट गर्ल है उनको एनीमिया देखने को मिल रहा है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए। और ये एनीमिया आगे जाके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा था, जो प्रेगनेंसी है उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में और हेल्थ सेंटर में देने प्रोवाइड कर दिए, जिससे क्या हुआ, एनीमिया को प्रिवेंट करने में हेल्प हुई। साथ में ये जो गोली होती है आयरन और फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है, ये हर आंगनबाड़ी, स्कूल और जितने भी हेल्थ सेंटर हो गए वहां पे फ्री में दी जाने लगी। और साथ में इन्होंने क्या किया, उसके बाद अडोलेसेंट गर्ल्स के साथ साथ जितनी भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ये आयरन सप्लीमेंट देना शुरू कर दिया, जिनसे उनके शरीर में खून की कमी को पूरी की जा सके। नेक्स्ट, फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, उनकी प्रसव के बाद और पहले देखभाल होनी चाहिए, ठीक है, उनको लाना ले जाने की जो भी फैसिलिटी है वो उनको प्रॉपरली प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये सब भी किसने किया, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। एमटीपी की बात करें तो ये क्या एक इंटेंशनल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, चाहे वो सर्जिकल हो या फिर मेडिकल हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है या फिर वो प्रेगनेंसी यूजेनिक है, यूजेनिक मींस कि कोई रेप विक्टिम हो गया या फिर मदर क्या है साइकोलॉजिकली इल है, वो कैपेबल नहीं है बच्चों और वो अपनी विलिंग से टर्मिनेट करवाना चाहती है बेबी को, तो उसको हम बोलते हैं एमटीपी। क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी है ये तभी टर्मिनेट होगी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी और एक्ट के थ्रू ही टर्मिनेट होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मदर क्या है अनवांटेड प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहती है, उस प्रेगनेंसी को खत्म करना चाहती है, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये यूजुअली 20 वीक ऑफ जेस्टेशन यानी कि सामान्यतः 20 सप्ताह के अंदर ही करवाया जाएगा। 20 सप्ताह के बाद एमटीपी एक्ट के अंदर हम कोई भी टर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ लीगल प्रोविजन थे, भारत ने कुछ कानून प्रावधान लागू किए एमटीपी।
सबसे पहले उन्होंने एक एमटीपी एक्ट पास किया 1971 में, और इसको संशोधित कब किया, 2021 में। इन्होंने क्या बोला कि जो भी वुमेन विलिंगली मेडिकल टर्मिनेट करवाना चाहती है प्रेगनेंसी, वो किस एक्ट के थ्रू होंगे, किस एक्ट के अंडर होंगे, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के लिए। और इन्होंने क्या किया, इस टर्मिनेशन को लिमिट एज 20 से 24 वीक में कर दिया। और ये भी स्पेशल केस में, फॉर एग्जांपल के लिए रेप विक्टिम हो गए, माइनर हो गए, या फिर मदर साइकोलॉजिकल इल है, उसी कंडीशन में एमटीपी हो सकते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा 20 से 24 वीक में। और ये टर्मिनेशन करवाने के लिए कोई भी 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, और या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो हॉस्पिटल होगा, क्लिनिक होगा, वो एमटीपी एक्ट के अंदर आना चाहिए, यानी कि जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर होना चाहिए, तभी वो प्रैक्टिशनर या फिर वो डॉक्टर मेडिकल टर्मिनेशन कर सकता है। और साथ में जो वुमेन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, वो वुमेन तो 20 वीक तक उसको टर्मिनेट कर सकती है। लेकिन कुछ स्पेशल केस हो गए, जैसे कि रेप विक्टिम या फिर माइनर हो गया, उनके लिए ये एज बढ़ाकर 24 वीक कर दी, यानी कि 20 से 24 वीक के बीच में वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकती है। अदरवाइज जो नॉर्मल फीमेल्स हो गई जो अनवांटेड प्रेगनेंसी कैरी कर रही है, वो 20 वीक तक एमटीपी करवा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्विंस प्रेगनेंसी, जिसको जुड़वा बच्चे भी बोलते हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी या फिर जुड़वा शिशुओं की बात करें तो ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें जो फीमेल है एक ही माँ 2 अलग बच्चों को जन्म देती है, उसको हम बोलते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी, यानी कि सेम टाइम पे, ठीक है, सेम मदर 2 अलग अलग बच्चों को, वो मे बी आइडेंटिकल हो सकते हैं और मे बी डिफरेंशियल भी हो सकते हैं, तो इसको हमने बोला ट्विंस प्रेगनेंसी। अब ट्विंस प्रेगनेंसी की बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक। अब अगर हम बात करें मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल ट्विंस की, मोनोजाइगोटिक मींस एक ही बीजाणु से जो बनेंगे, यानी कि एक ही जाइगोट के विभाजन से बनते हैं। अब ये क्या होंगे, आनुवांशिक रूप से एक तो समान होंगे क्योंकि सेम जाइगोट से बने, ठीक है, इनका लिंग भी हमेशा सेम ही होगा। अगर एक बच्चा फीमेल है तो दूसरा भी फीमेल होगा, अगर एक बेबी मेल है तो दूसरा भी क्या होगा, मेल होगा। साथ में ये बच्चे दिखने में भी बहुत ज्यादा समान होते हैं, और ये प्राकृतिक रूप से एक ही कोलोन से बने होंगे, क्योंकि एक ही जाइगोट या फिर युग्मजन से ये विभाजित होकर बने हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोला। वहीं अगर हम बात करें फिटर्नल ट्विंस या फिर डाइजाइगोटिक, जिसको हम द्विज बीजाणु भी बोलते हैं, यानी कि अलग अलग अंडाणु और शुक्राणु आएंगे तब ये क्या करेंगे, डाइजाइगोट बनेंगे। अब अगर डाइजाइगोट की बात करें तो आनुवांशिक रूप से अलग होंगे, दिखने में भी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। साथ में ये क्या है, इनका एक लिंग भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक बेबी मेल हो दूसरा फीमेल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक फीमेल है तो दूसरा भी फीमेल हो, तो इसमें जो लिंग होता है, जेंडर होता है, वो भी डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल युग्मज से या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल जाइगोट से 2 आइडेंटिकल ट्विंस बन गए, और यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग ओवम और स्पर्म आया और उसने 2 अलग अलग आइडेंटिकल ट्विंस बनाए, जेनेटिकली आइडेंटिकल या फिर डिस्टिंक्ट जेनेटिकली जो अलग अलग बेबी है उनको फॉर्म किया, डाइजाइगोटिक बेबीज को फॉर्म किया। नेक्स्ट और आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक की बात करें, टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF भी बोलते हैं। अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिनमें मदर आर्टिफिशियल रूप से कंसीव करती है, यानी कि इस टेक्निक में क्या करेंगे, जो स्पर्म है और एग है उसको बॉडी के बाहर लैब में या फिर टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टाइल किया जाता है, और उसके बाद एम्ब्रियो बना के मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें कि IVF की प्रक्रिया या फिर चरण क्या क्या होता है, तो सबसे पहले क्या किया, ओव्यूलेशन इंडक्शन किया, यानी कि इसमें क्या है, हार्मोन दिए ताकि जो अंडाशय है उससे अंडाणु निकल सके, यानी कि ओवरी से एग रिलीज हो जाए, मल्टीपल एग। उसके बाद उन एग को रिटरवाई किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, मैच्योर किया जाता है, उसके बाद स्पर्म का कलेक्शन किया जाता है मेल पार्टनर से, देन उनको लैब में फर्टाइल किया जाता है, यानी कि जो स्पर्म मेल से लिया और जो एग फीमेल से लिया उनको पेट्री डिस्क में मिक्स किया जाता है, उनको फर्टाइल किया जाता है, और उसके बाद एक एम्ब्रियो का कल्चर बना के उसमें एम्ब्रियो को ग्रोथ किया जाता है, और जैसे ही एम्ब्रियो का ग्रोथ हो जाता है तो उसके बाद एम्ब्रियो को मदर की यूट्रस में इम्प्लांट या फिर वहां पे डाल दिया जाता है।
अब अगर हम बात करें टेक्निक्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी की, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या किया, एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर लैब में प्रिपेयर किया गया। उसके बाद जैसे ही एम्ब्रियो बना उसको फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया, जिसको हमने बोला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है GIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें क्या करते हैं, जो जाइगोट है फॉर्म किया लैब में, उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, ना कि यूट्रस में। जबकि हमने इन विट्रो में क्या किया, डायरेक्ट यूट्रस में इम्प्लांट किया, लेकिन इसमें हम यूट्रस में ना प्लांट करके जाइगोट को कहाँ पे डालते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में फीमेल की। थर्ड है GIF गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें क्या करते हैं, बोथ एग एंड स्पर्म को डायरेक्टली इम्प्लांट कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, यानी कि मेल से जो स्पर्म लिए और फीमेल से जो एग लिया उसको डायरेक्टली दोनों को बिना फर्टिलाइजेशन के फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, जिसके बाद वो बॉडी के अंदर ही फर्टाइल करते हैं और एम्ब्रियो को बनाते हैं, जिसको हमने बोला गैमेट इंफ्रा फेलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद आता है ICSI। नेक्स्ट मेथड है फोर्थ ICSI, जिसको हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली एग में माइक्रोस्कोप के थ्रू, और ये मेनली जो मेल इनफर्टाइल होता है उसके लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या किया, जो स्पर्म है उसको इंजेक्शन में लोड किया और उसके बाद उसको एग में डाल दिया जाता है, जिससे आगे जाकर फर्टिलाइजेशन हो जाए। और नेक्स्ट टेक्निक होती है AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान। इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं वुमेन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, हम बोल सकते हैं सर्विक्स या फिर यूट्रस में डाल दिया जाता है। उसके बाद वो ओवुलेशन हो जाता है। यानी कि इसमें क्या किया, जो शुक्राणु है या फिर स्पर्म है उसको डायरेक्टली कहाँ पे इंसर्ट किया, वुमेन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्विक्स या फिर यूट्रस में डाल दिया, और उसके बाद आगे जाके ओवुलेशन हो जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी बोलते हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में टेस्ट ट्यूब मतलब ट्यूब में जो भी एग था और स्पर्म था दोनों को ट्यूब में फर्टाइल किया, और जैसे ही एम्ब्रियो बना उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या किया, जो इंजेक्शन था वो कहाँ पे, डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में जो स्पर्म है उसको इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट एग के पास पहुंचा दिया। और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में क्या किया, जो भी स्पर्म थे उनको कहाँ पे डाल दिया, फीमेल के यूट्राइन ट्रैक में, सर्विक्स या फिर यूट्रस में। तो ये सब क्या थे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी थी, जिसके थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर कंसेप्शन को बढ़ावा दिया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।